यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इडियम्स का फ्रॉम दी एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश बुक। तो ए से स्टार्ट होने वाले हम इडियम्स को यहाँ पर देखेंगे। तो पर सेशन में कोशिश करूँगा कि आपको 8 इडियम्स दे पाऊँ। इस सीरीज़ को मैं पर डे फॉलो करूँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आपको इस सीरीज़ पसंद आती है, तो अपने लाइक्स ज़रूर दें। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो ईडीएम है आपके सामने वो है एट वंस विट्स एंड, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड। अब परप्लेक्स्ड क्या कंडीशन होती है? जब आप किसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि भाई मैं क्या करूं। आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, आप एकदम हाइपर टेंस्ड हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो उस कंडीशन के लिए आप एक ईडीएम यूज़ करते हैं एट वंस विट्स एंड। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। तो सोहन के छोटे भाई ने क्या कर लिया? जहर खा लिया। उसकी वजह से क्या था? वो एक ऐसी कंडीशन में था जिसको आप ईडीएम एट हिज विट्स एंड से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसे आप परप्लेक्शन बोलते हैं, परप्लेक्स्ड होना बोलते हैं, यानी कि आप कुछ नहीं समझ पाते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये हो गया आपका एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स। तो आसान ईडीएम है, आपने बार बार सुना होगा। अगर आपने सुना भी नहीं है तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं। हम जब ये बोलते हैं कि भाई ये चीज़ ना मेरी उंगलियों पर है, तो उंगलियों पर किन्हीं चीज़ों का होना आप बोलते हैं कि आपको उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है, आपको सारी चीज़ें पता है उसके बारे में। तो यानी कि आपको किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज जब होती है तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि दिस थिंग इज़ एट माई फिंगर टिप्स, यानी कि एट वंस फिंगर टिप्स का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देने की बात करूँ, ऑल दी रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर इज फिंगर टिप्स, यानी कि जो भी रूल्स हैं सिंथेसिस के वो क्या है? उसके फिंगर टिप्स पे है, मतलब कि उसको उसकी क्या है? पूरी नॉलेज है। नेक्स्ट है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यानी कि अगर आप तुरंत किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आपको पता है कि आपके लिए वो असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके प्रमोशन में उससे फ़ायदा होने वाला है। तो आपने क्या किया? एकदम वो आदेश सुनते ही या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को देखते ही आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मीन्स यू हैव स्टार्टेड वर्किंग एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि विदाउट डिले। आपने एक पल का भी वेट नहीं किया और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स यू आर वर्किंग एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एग्जाम्पल, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपको कभी वेट नहीं करना चाहिए कि हम सोचने वाली मुद्रा में आ जाएं। हमने सभी ने अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम पर किया होगा, वी स्टार्ट थिंकिंग। बट अगर आप किसी इंटरव्यू को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको रिप्लाई करना है अपने इंटरव्यूअर का एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि विदाउट डिले। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का अगर मैं आपसे अर्थ की बात करूं तो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए मैं बात करूं कि आपके मम्मी पापा दे आर ऑल इन ऑल फॉर यू, यानी कि आपके माता पिता आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑल इन ऑल, यानी कि मेरे लिए सब कुछ। एज शी वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन ऑल इन हिज होम। तो आपने देखा होगा कि भी किसी भी घर के बड़े जो बेटे होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर आप बड़े हैं तो आप फील करते होंगे, अगर आप छोटे हैं तो आप भी फील करते होंगे। ठीक है, तो एज ही वॉज द ओनली सन, अपनी बड़ी फैमिली के अंदर वो अकेला बेटा था, तो वो क्या था? सबके लिए ऑल इन ऑल था, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है एट क्लोज क्वार्टर्स। तो देखिए, एट क्लोज क्वार्टर्स का अर्थ ये होता है कि अगर आप किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, बहुत ही बारीकी से परखते हैं, तो आप बोलते हैं कि आप उसको बहुत ही क्लोज क्वार्टर से एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं बहुत ही क्लोजली। एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि ऐसी कंडीशन जब मैंने देखा उनको, जब मैंने उनको परखा, तो वो क्या हुए? वो सेल्फिश साबित हुए। कौन? बहुत से मेरे दोस्त। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। तो देखिए, आसान है एप्पल पाई ऑर्डर। अगर आप हर एप्पल को एकदम परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो क्या लगेंगे? आपको परफेक्ट ऑर्डर में नजर आएंगे। तो एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ जो होता है वो होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि जब इंस्पेक्शन की शाम आई तो सारी चीज़ें क्या थी? एप्पल पाई ऑर्डर में थी, यानी कि बहुत अच्छे से वो अपने ऑर्डर में थी। नेक्स्ट है आपका अबव बोर्ड, यानी कि मैंने आपसे बोला कि ये है आपका बोर्ड और मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके ऊपर जो आदमी होंगे वो बहुत ही ऑनेस्ट कहलाएंगे या फिर बहुत ही सीधी सीधी बात करने वाले होंगे, और इस बोर्ड के नीचे वाले लोग ना बहुत ही गलत, बहुत ही बदतमीज टाइप के होंगे, यानी कि बहुत ही
आप बोल सकते हैं कि डिसऑनेस्ट काइंड ऑफ लोग होंगे। तो जब भी यहाँ पर हम ईडीएम यूज़ करते हैं अबव बोर्ड, तो हम बात करते हैं किसी की ऑनेस्टी की या फिर उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की। ही इज़ नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट, यानी कि वो जो भी काम करता था वो सच्चे होते थे, एकदम टू द पॉइंट होते थे, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, अबव बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही सच्चा इंसान है। तो यहाँ से आपका अर्थ हो गया ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका अबव ऑल। अबव ऑल यानी कि किसी के लिए किसी चीज़ का सब कुछ होना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू आर अबव ऑल टू मी, यानी कि आप मेरे लिए क्या है, सबसे आगे हैं, सबसे पहले आप ही हैं। सो बिफोर एवरीथिंग एल्स आप मेरे लिए अगर हैं तो मैं आपके लिए बोलूँगा कि यू आर अबव ऑल टू मी। सो अबव ऑल यानी कि सबसे पहले। ही इज़ ब्लंट, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि है, यानी कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फट जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा उखड़ जाता है। एंड डेयर डेविल, और क्या है, वो बहुत ही डेयर डेविल का काइंड ऑफ व्यक्ति है। करेंगे पहला है आपके सामने एज फिट एज अ फिडल, यानी कि अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं कि वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, सही है, काफ़ी अच्छे से रह रहा है, उसको कोई इश्यूज़ नहीं है, तो मतलब आप उसे बोल सकते हैं ईडीएम के तौर पे कि ही इज़ एज फिट एज अ फिडल, यानी कि ही इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज अ फिडल, यानी कि वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वो एकदम ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। मतलब ही इज़ एज फिट एज अ फिडल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट है आपके सामने एट रैंडम, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, आपने अपनी बुक को कहीं रख के छोड़ दिया, आपको नहीं पता है आपने कहाँ रख दी, वो मिल नहीं रही है, आप इधर ढूंढ रहे हैं, आप उधर ढूंढ रहे हैं, मतलब आप एक इस तरीके की अप्रोच में हैं कि आपको पता नहीं है कि आपका एम कहाँ है, तो आप एमलेसली काम कर रहे हैं। तो ऐसी एमलेसली कंडीशन के लिए जो ईडीएम प्रयोग में आता है वो होता है एट रैंडम। एग्जाम्पल, द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स। तो जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने एट रैंडम फायर किया, यानी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर गोलियाँ चला रहे हैं, और जिसकी वजह से किलिंग हो गई काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों की। तो ये हो गया एट रैंडम, जिसका अर्थ होगा एमलेसली। नेक्स्ट है एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का अर्थ होता है कि अगर कोई चीज़ निष्क्रिय पड़ी है या फिर बेकार पड़ी है, तो आप बोल सकते हैं कि आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि दैट थिंग इज़ एट लूज एंड, यानी कि वो अनऑक्यूपाइड है, काम में नहीं है, इडल है, बेकार पड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ अ डेज ही इज़ एट अ लूज एंड बिकॉज ही वॉज वाउंड अप इज बिजनेस। तो मतलब उसने अपने बिजनेस को क्या किया, वाउंड अप कर लिया, और इस वजह से आजकल क्या है, वो लूज एंड पे है, यानी कि वो निष्क्रिय है, अनऑक्यूपाइड है, कोई काम नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका एट अ लूज एंड। नेक्स्ट है आपका एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का होता है कि अगर आपका किसी से मनमुटाव है, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई कलीग हैं, या फिर आपका कोई भी मित्र हो सकता है, तो अगर आप उसके साथ एट लॉगर हेड्स पे हैं, तो हेड्स आया मतलब आपके दिमाग आपस में मिल नहीं पा रहे, अगर आपको याद करने के लिए कुछ भी सोचना है, ठीक है। तो मैंने बोला यू आर एट लॉगर हेड्स, मतलब आप क्या हैं, स्ट्राइफ में हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि आपके मनमुटाव चल रहे हैं, आप एक दूसरे से कुछ भी इश्यूज आपके चले हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, द पार्टनर्स ऑफ आर फर्म आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। तो जो पार्टनर हैं मेरे फर्म के, वो क्या है, एट लॉगर हेड्स हैं, यानी कि उनका एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहा है। नेक्स्ट है आपका एट ऑड्स। तो देखिए पीछे अभी आपने देखा था एट लॉगर हेड्स, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट की बात नहीं थी, वो ऐसी चीज़ थी जब आपका किसी भी इश्यू को लेके अपने साथी से या किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज़ को लेके मनमुटाव होता है, तो मैंने वहाँ पर यूज़ किया एट लॉगर हेड्स। अगर मैं बोलूँ एट ऑड्स का जो मतलब होता है वो होता है इन डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट कब होता है कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए और किसी दूसरे इंसान को भी ये चीज़ चाहिए, मतलब आप दोनों के जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो सेम ही हैं, आप दोनों का बीच में टकराव हो रहा है किसी एक एम को पाने के लिए, तो ये हो गया एट ऑड्स, यानी कि दोनों की विपरीत कंडीशन है, एक व्यक्ति भी वही चाह रहा है, दूसरा भी वही चाह रहा है, तो आप क्या हो गए, एट ऑड्स हो गए। एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उस पर क्या थे, मेंबर जो ग्रुप के थे वो एट ऑड्स थे, किसी को पसंद था कि ये सही है, किसी को पसंद नहीं था कि ये सही नहीं है, तो ये हो गया आपका एट ऑड्स। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखिए बहुत ही आसान सा ईडीएम है, बहुत बार रिपीटेड वे में पूछा जा चुका है। इसकी बात करूं तो इसका अर्थ होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि किसी भी क्वेरल, यानी कि किसी भी इश्यू का कारण। अगर कोई भी आपको झगड़ा हो गया है तो उसका जो भी कारण है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ईडीएम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
अब एग्जाम्पल, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर। तो दो बहनों के बीच में जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक झगड़े की जड़ है, ऐसे समझ सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है यानी कि वो रीजन है उनके बीच के झगड़े का, तो ये हो गया आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका एट क्रॉस पर्पसेज। तो देखिए आपका पर्पस है इधर जाना, किसी दूसरे का पर्पस है इधर जाना, आप हो गए क्रॉस। ऐसे याद रखने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैंने बात करी एट क्रॉस पर्पसेज, यानी कि आपके जो इंटेंशन है वो कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब आप दोनों की राय बन ही नहीं पा रही है। आप दोनों कुछ चाहते हैं तो उसमें क्या दोनों के इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं, तो उन इंटरेस्ट की वजह से आपके बीच में कन्फ्लिक्शन है, मतलब आपके इंटेंशंस दोनों के कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन में आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे ईडीएम यूज़ किया, एट क्रॉस पर्पसेज। एग्जाम्पल, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेज, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है अगर वही क्रॉस पर्पसेज में है, यानी कि उनके इंटेंशंस बहुत कन्फ्लिक्टिंग हो चुके हैं, तो कैसे उस परिवार में शांति आ सकती है। तो ये हो गया आपका एट क्रॉस पर्पसेज। नेक्स्ट है आफ्टर वंस ओन हार्ट। तो आफ्टर वंस ओन हार्ट यानी कि मैं अगर अपनी पसंद से कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई चीज़ करना पसंद है, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि आई एम डूइंग दैट थिंग यूजिंग माई ओन हार्ट, मतलब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। तो आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब अपने दिल की सुनना, तो मतलब आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ओन हार्ट, मतलब अपने लाइकिंग के हिसाब का जब उसे एक आदमी मिला तो दीपा ने क्या किया, उससे शादी कर ली। दीपा को लगा कि हाँ भाई ये तो बढ़िया है, चलिए शादी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका आफ्टर वंस ओन हार्ट। नेक्स्ट है आपका एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का अर्थ हो गया आपका टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि अगर आप किसी बात की कारण का जड़ का कारण है, मतलब किसी भी बात के होने का रीज़न है, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यू आर एट द बॉटम ऑफ। यानी कि अगर मैं बात करूँ बॉटम ऑफ का मतलब किसी चीज़ की, जैसे आप याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि आप किसी चीज़ की नींव रखते हैं, तो नींव रखना ही एक तरह से उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हाँ ये आपका बेस हो गया, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग देता है। तो ये हो गया आपका एट द बॉटम ऑफ, जिसका अर्थ आपको मिला टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एग्जाम्पल, इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। तो पूरी ट्रबल के जो कारण था, यानी एट द बॉटम ऑफ था, वो कौन था, शानू था, ये पाया गया बाद में। एट अ लॉस। एट अ लॉस का अर्थ होता है जब आप एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब आप क्या है, एट अ लॉस है, मतलब आप खो चुके हैं, आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप किधर जाना चाहते हैं, आप ये करें या वो करें, मतलब आप अनेबल हैं किसी चीज़ को डिसाइड करने में। तो एग्जाम्पल, आई एम एट अ लॉस टू नो वॉट टू डू, मुझे ये पता ही नहीं है मैं क्या करूँ, तो मैं क्या हूँ, एट अ लॉस हूँ। तो ये हो गया आपका करेंगे। पहला है आपके सामने एट डैगर्स ड्रॉन। तो देखिए 2019 में भी ये पूछा गया है प्रीलिम्स में। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है कि अगर आपके किसी के साथ बहुत ही कटु शत्रुता होती है, बहुत ही दुश्मनी का एक्सट्रीम लेवल एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो आप उसे बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। एग्जाम्पल, द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो पहले ही दोनों के बीच में क्या थी, दुश्मनी हो गई थी, बट अब क्या है, वो और भी बड़ा रूप ले ली है, और अब क्या है, वो एक दूसरे के साथ एट डैगर्स ड्रॉन है, यानी कि उनकी जो एनमिटी थी वो और भी बेटर हो गई है। तो ये हो गया आपके पास एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट आपके पास एट लार्ज। एट लार्ज का अर्थ होता है अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से फ्री कर लेते हैं, यानी कि आप अपने आप को अनचेंज कर लेते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप कहीं से फरार हो जाते हैं। फरार कब होता है, जब आप अपने आप को फ्री करना चाहेंगे। तो ये होता है आपका एट लार्ज। एग्जाम्पल, पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, यानी कि नाइट के टाइम पर जो लोग होते हैं वो अपने डॉग्स को क्या करते हैं, एट लार्ज रखते हैं, यानी कि उन्हें अनचेंज करते हैं, फ्री करते हैं। नेक्स्ट है आपका एट सी। देखिए आसान है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एट सी, सपोज कीजिए आपको सी के बीच में जाकर कहीं पर अकेला छोड़ दिया जाए, तो मतलब आप कैसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे, एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है, आपको करना ही क्या है। तो एट सी का अर्थ निकलता है कि आप अगर किसी पर्सन की बात करते हैं और आप किसी कंफ्यूजिंग स्थिति में आ जाते हैं, तो आप एट सी में हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। तो देखिए एसएससी के एस्पायरेंट का भी कभी कभी ऐसे इनिशियली कंडीशन में हाल होता है कि उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम्स होती हैं।
लेकिन हमें क्या करना होता है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना होता है, जो कि आपकी सक्सेस का एकमात्र मंत्र है। तो आपको एट सी नहीं रहना है, ठीक है। जैसे कि इसकी सिस्टर रही थी, ठीक है। तो एट सी का अर्थ हो गया आपका किसी पर्सन की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्थिति में है। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। तो देखिए ये तो आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आग में ना तेल मत छिड़किए, यानी कि वही है कि भाई आप किसी स्थिति को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना रहे हैं, यानी कि आप अगर किसी स्थिति को और ज़्यादा वर्स्ट बना रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एडिंग फ्यूल टू द फ्लेम और द फायर। एग्जाम्पल, द अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फ्लेम। यानी कि जो हमने अटेम्प्ट किया था कि भाई एजिटेशन को हम स्ट्राइकर्स के सप्रेस करें, उसने कुछ और किया या ना किया, आपने वहाँ पर आग में तेल छिड़कने का काम ज़रूर कर दिया, यानी कि आपने और ज़्यादा उसे वर्स्ट बना दिया। नेक्स्ट है ऐड सिक्सेज एंड सेवन्स। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर में यानी बिखरी हुई होती हैं, तो आप इन्हें बोलते हैं कि आप ऐड 6 एंड 7 वाली कंडीशन में हैं। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रॉबरी इन आर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड वेन आई एंटर द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6 एंड 7। यानी कि हर चीज़ क्या थी, बहुत ही विक्षित अवस्था में थी, यानी कि बिखरी हुई थी, हर कोई चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, रॉबरी हुआ था। नेक्स्ट है अज्यूम एयर्स। तो देखिए आपने ड्वेन जॉनसन को देखा होगा WWE में, वो क्या करते थे, अपने सिर को उठाते थे और कुछ इस तरीके की तरह से ऊपर देखते थे, मतलब वी कैन से ही वॉज अज्यूमिंग द एयर्स। इसका अर्थ कि अगर आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर अ सुपीरियर पर्सन, मतलब आप वहाँ पर हवा में उड़ रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपसे बोलूँ आप हवा में मत उड़ो, मतलब आप ज़्यादा सुपीरियरिटी मत दिखाओ। तो एग्जाम्पल, द रिच आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। तो जो गरीब रिलेटिव्स होते हैं उनके सामने जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम हवा में रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि दे आर सुपीरियर्स। तो ये हो गया आपके पास अज्यूम एयर्स। नेक्स्ट है आपका आर्गस आइड। तो देखिए आर्गस आइड का अर्थ होता है कि आपकी ऐसी नज़र जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हों या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो, आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हो, तो ये हो जाता है आपका आर्गस आइड। एग्जाम्पल, एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। तो पॉलिटिशियन के तौर पर वो क्या है, बहुत ही चौकन्ने हैं, बहुत ही ऑब्जर्वेंट हैं, और क्या करते हैं, वो एक छोटे से भी मैटर को वो ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज नहीं करते हैं। यही उनकी क्वालिटी है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहते हैं। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी पहुँच में जो भी चीज़ें हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर इन चीज़ों की पहुँच में हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जहाँ तक अपना पत्थर फेंकूंगा वो चीज़ें मेरी पहुँच में हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपकी पहुँच में है तो आप उसे ईडीएम के रूप में बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि ये बहुत ही क्लोज है, मेरे दायरे में है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, यानी मेरे घर से जो मेरे फ्रेंड का घर है वो क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो है, यानी कि बहुत ही पास है, वेरी